तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं ब्रजेश कुमार आशा करता हूं कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छा तरीक़ा से कर रहे होंगे। आज का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग मध्यकालीन जो भारत है उसके हम क्या करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे और इससे क्या पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उस समय होता है क्या कि सल्तनत काल में जब मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि जब साउथ दक्षिण की ओर जब जाता है अपनी साम्राज्य को विस्तार के लिए, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे दो भाइयों को पकड़ता है। काम्पली, वो कर्नाटक जाता है और काम्पली पर अपना अधिकार करता है। वहाँ पे दो भाइयों को पकड़ता है जो दो सेना नायक रहते हैं, दो भाई बहुत बहादुर रहते हैं, हरिहर और बुक्का। और उसको क्या करता है कि वो दिल्ली ले आता है और उसको अपने कैद में रखता है। कुछ दिनों के बाद क्या करता है कि काम्पली में वह हरिहर और बुक्का क्या करता है कि अपना धर्म को परिवर्तित करके और मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता है, जिसके कारण उसको जेल से क्या करता है कि रिहा कर दिया जाता है। और वह आता है फिर जो सल्तनत काल के जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको फिर भेजा जाता है दक्षिण की ओर, कर्नाटक की ओर। आप जाइए और वहाँ पे मेरे लिए साम्राज्य का विस्तार कीजिए। तो उसके क्रम में वह जाता है वहाँ पे और वो ऑलरेडी मुस्लिम धर्म कबूल कर लेता है। वहाँ पे जाता है तो वह अपनी बुराइयों को देखता है। तो एक गुरु रहते हैं, ये गुरु का नाम होता है विद्यारण्य। वो विद्यारण्य से क्या करता है कि फिर पुनः हरिहर और बुक्का दोनों भाई जो सेनापति रहते हैं वह क्या करते हैं कि फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट होते हैं, फिर से हिंदू धर्म को स्वीकारते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वहीं पे उसने क्या करता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। फिर हम आगे हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ वह किस तरीका से हुआ। और देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो होता है वह पूर्णतः हिंदू शासक द्वारा होता है। और विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ ही एक बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होती है, वह मुस्लिम साम्राज्य होता है। तो उस दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना होता है वो इस तरीका से हम लोग देखते हैं कि यहाँ ऊपर का जो क्षेत्र होता है ये कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के जो ऊपरी भाग जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है। और कृष्णा नदी को जो नीचे का जो भाग होता है वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है। और ये दोनों साम्राज्य में क्या करता है कि टकराव की स्थिति हमेशा होती रहती है। इसका बेसिकली कारण क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर तुंगभद्रा नदी, एक सहायक नदी है कृष्णा की तुंगभद्रा, उस पर क्या होता है कि उसके बीच में एक द्वाब क्षेत्र बनता है। द्वाब का मतलब क्या हुआ कि दो साइड से नदियों का आगमन और बीच का जो भूमि होता है उसको हम लोग द्वाब बोलते हैं। दोनों साइड से नदी और बीच का भूमि जो होता है वह काफ़ी उपजाऊ होता है। और इसी उपजाऊ भूमि के लिए क्या करता था कि बार बार बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा लड़ाई की संभावना बनी रहती थी और हमेशा होती ही थी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो बहमनी साम्राज्य जो एक मुस्लिम शासक होता था और हिंदू, और विजयनगर साम्राज्य जो कृष्णा नदी के नीचे में बसा हुआ था बेसिकली कर्नाटक में, तो वहाँ पे क्या होता है कि टकराव होता है दोनों में। तो देखते हैं कि क्या होता है। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ये संगम विजयनगर में ही एक पहले संगम वंश की स्थापना होती है, उसकी सालू वंश की, उसके बाद तुलु वंश की, लास्ट जो अंतिम संस्थापक होते हैं वो आर्योलु वंश। तो विजयनगर में ही एक वंश की स्थापना होती है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अरेंजमेंट के लिए पूछ दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि संगम वंश की स्थापना होती है 1336 से 1485 तक ये वंश चलता है। और इसके संस्थापक जो होते हैं वही हरिहर और बुक्का नामक दो भाई होते हैं जो 1336 में संगम वंश की स्थापना करते हैं विजयनगर में। इसकी राजधानी भी पूछ लिया जाता है। मैं उसी पॉइंट को पॉइंट आउट करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, जिसको आने की संभावना एग्जाम में 100% होती है। अब देखते हैं राजधानी इसका। राजधानी जो होता है अनगोंडी यानी विजयनगर, हम्पी। अनगोंडी को ही अनगोंडी
अनगोंडी और विजयनगर को ही हम लोग हम्पी बोलते हैं। राजधानी जो हो गया इसका अनगोंडी या विजयनगर या हम्पी, जो कर्नाटक के पास का जो क्षेत्र है। अब इसमें हम लोग देखते हैं हरिहर पहले आता है और शासक बनता है। हरिहर प्रथम, वह 1336 से लेकर के 56 तक ये दोनों भाई मिलकर के सत्ता को कायम करते हैं। हरिहर भाई सत्ता में आता है, उसको राजा बनाया जाता है। इसी के समय बहमनी वंश के में संघर्ष भी होता है। बहमनी में इसी के समय में संघर्ष हो जाता है। फिर संघर्ष करके ये भाई धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, एक छोटे से क्षेत्र से बहुत बड़ा क्षेत्र को विस्तार करते हैं। उसके बाद आता है इसकी बुक्का प्रथम। बुक्का जो होते हैं हरिहर की मृत्यु के बाद फिर बुक्का आते हैं 1356 से लेकर के 77 तक। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठा था की उपाधि दी। इसके पुत्र कंपन, इसका पुत्र जो होता है कंपन, वो भी काफी प्रतापी रहता है। वह क्या करता है कि मदुरै को जीतता है और इस आधार पर उसकी पत्नी गंगा देवी, कंपन की पत्नी गंगा देवी मदुरै विजय की स्थापना करती है। मदुरा विजय की स्थापना करती है। तो ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछ देता है कि कंपन कौन था। तो कंपन जो रहता है वह बुक्का प्रथम का बेटा पुत्र रहता है और क्या करता है कि वो मदुरै को जीतता है और गंगा देवी ने मदुरा विजय की स्थापना करती है। तो इस तरह से इसको आपके क्वेश्चन को याद रखिएगा। दूसरा में जब आता है हरिहर द्वितीय, ये 1377 से 1404 तक शासन करता है। यह महाराजा भी राज की उपाधि धारण करता है। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर अधिकार का साम्राज्य विस्तार किया। ये बहुत अच्छा कार्य करता है। यह संपूर्ण लगभग जो भी छोटा छोटा रियासत रहता है वहाँ पर ये कब्जा कर लेता है और वहाँ से ही अपना सत्ता को संचालन करता है। तो इसने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, साम्राज्य का भी विस्तार किया। इसने बहमनी साम्राज्य को बेलगांव एवं गोवा से छीन लिया। ये क्या किया कि बहमनी साम्राज्य से, जो बहमनी साम्राज्य का जो उस समय जो शासक था, उससे क्या करता है कि यह हसन गंगू जफर खान, जिसका नाम ओरिजिनल जफर खान आता है, उससे यह क्या करता है कि बहमनी से बेलगांव एवं गोवा को छीन लेता है। छीन करके वह अपने साम्राज्य में मिला लेता है। उसके बाद आता है देवराय प्रथम 1404 से 22 ईस्वी तक। इसका क्या होता है कि यह तुंगभद्रा बांध का निर्माण करवाता है। वही तुंगभद्रा बांध जिसके बीच में कृष्णा और तुंगभद्रा का जो सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदियाँ है तुंगभद्रा, इसके बीच में एक द्वाब क्षेत्र होता है जो काफ़ी उपजाऊ होता है, जिसके लिए हमेशा टकराव बहमनी साम्राज्य और विजय साम्राज्य में होते रहता है। तो उस पर क्या करता है कि ये एक बांध बन पाता है, तुंगभद्रा बांध का निर्माण करवाता है। और इसके शासनकाल में निकोलस कोंटी जो इटली के विजयनगर की यात्रा करता है। निकोलस कोंटी इटली का जो यात्री होते हैं वह विजयनगर की यात्रा करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं देवराय द्वितीय। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। यह गज वेटकर इमादी देवराय के नाम से प्रसिद्ध है। फारसी यात्री अबुल रजा, जो फारसी का जो यात्री होता है, वह इसी के दरबार में आता है। तो इसीलिए इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। देवराय प्रथम में निकोलस कोंटी आया था। देवराय प्रथम का शासन था 1404 से 22 ईस्वी तक। हरिहर और देवराय द्वितीय का जो शासन होता है, देवराय द्वितीय में आया था अब्दुल रजा। याद रखिएगा, देवराय प्रथम में निकोलस कोंटी और देवराय द्वितीय में फारसी जो लेखक होते हैं अबू रजा, फारसी आते हैं। अब देखते हैं सालू वंश इसके बाद आ जाता है। इसके बाद जो सत्ता में जो लोग आते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी नाम से इस वंश को आगे बढ़ाते हैं। सालू वंश आता है जो 1485 से 1505 तक। इसके संस्थापक सालू नरसिंह होते हुए इसको इमादी नरसिंह इस वंश का अंतिम शासक होता है। उसके बाद फिर आता है तुलुक वंश विजयनगर साम्राज्य में। इसके संस्थापक वीर नरसिंह होते हैं। इसके बाद उसका छोटा भाई राजा बनता है। तो ये याद रखिएगा। फिर इसमें एक सबसे प्रतापी राजा होते हैं कृष्णदेव राय। यह विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा इनको माना जाता है और शासक भी उसी तरह से। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसकी चर्चा की। बाबर जिस समय भारत में आता है उस समय भी इसकी शासन आती है और उसकी चर्चा जो है वह बाबरनामा में भी की गई है। इसीलिए कृष्णदेव राय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह गोलकुंडा युद्ध में कुतुब शाह को पराजित कर दिया था। तो कुतुब शाह को पराजित किया था। इसकी उपाधि जो होती है वह अम्रभोज, अभिनव भोज, जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसीलिए आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, अम्रभोज। कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय में सांस्कृतिक साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान करता है, जिसके कारण इसके युग को क्लासिक युग कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं
इसके दरबार में अष्टदिग्गज कवि रहते थे। अष्टदिग्गज कहने का मतलब कि 8 तरह के कवि रहते थे, तो इसलिए इनका कार्य सबसे ज़्यादा सुनहरा होता है। जैसे तेनालीराम रामकृष्ण उसी के दरबार में रहते थे। तेनालीराम जो थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में ही रहा करते थे। उसने हजारा और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया, जो तमिलनाडु के कर्नाटक के आसपास ही है। उसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। उसने नांगलपुर नामक शहर का निर्माण करवाया, जो कर्नाटक में ही है। नांगलपुर शहर का निर्माण करवाया। डोमिसोस पायस एवं बारबाडोस जो पुर्तगाली यात्री थे, इसी के दरबार में आए थे। डोमिसोस और बारबाडोस याद रखिएगा। डोमिसोस और बारबाडोस, ये क्या करता है कि एग्जाम में रिपीट करते रहता है यह क्वेश्चन, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1565 में विजयनगर में और बहमनी साम्राज्य में फिर से एक बार दोबारा टकराव होता है, जहाँ पर जिसको हम लोग राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं। तालीकोटा का युद्ध तो हम लोग बोलते ही नहीं, जो कृष्णदेव राय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में जो हुआ था तालीकोटा का युद्ध, इसको तो हम लोग तालीकोटा का युद्ध बोलते ही हैं। इसको राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। विजयनगर एवं बहमनी राज्यों के बीच हुआ। इसका अंतिम शासक, विजयनगर का अंतिम शासक सदाशिव एवं इसका मंत्री राम राय प्रथम थे। उसके बाद फिर आते हैं कि यहाँ से तो क्या करता है कि इसमें विजयनगर पराजय हो जाता है तालीकोटा के युद्ध में। तो उसके बाद एक छोटे से प्रांत में हम लोग देखते हैं कि आरवीडू वंश की संस्था, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। इसके छोटे प्रांत में आरवीडू वंश की स्थापना की जाती है 1570 से 1660 में। इसके संस्थापक तिरुमल होते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछ देता है। इसकी राजधानी पेनुकोंडा जो कर्नाटक के आसपास ही है, तो वो होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एग्जाम पॉइंट व्यू से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने, और एक संत याद रखिएगा कि विद्यारण्य ने ही क्या किया था कि हरिहर एवं गुप्ता को जो मुस्लिम धर्म कबूल कर लिए थे, उसको क्या किया था कि फिर से हिंदू धर्म में लेकर के आए थे। तो इस तरह हम लोग आशा करते हैं कि इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीक़ा से याद कीजिएगा। इस पॉइंट को ही, इतना को ही रिवीजन करना है। इसी से क्वेश्चन आते हैं और हमेशा इसी क्वेश्चन से रिपीट करते रहते हैं। तो यहीं से जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसी पार्ट को मैं क्या किया हूँ कि ऐड किया। फिर तो विजयनगर के बाद हम लोग आते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य कैसे होता है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसकी कठोर नीतियों के कारण, उसको तरह तरह के कर मुस्लिमों और हिंदुओं पर लगाने के कारण दक्षिण में आप लोग देख रहे थे कि 2 राज्यों का उदय होता है, 2 साम्राज्य का उदय होता है, विजयनगर और एक बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य क्या होता है कि मुसलमानों का जो एक संगठन होता है दक्षिण में, वह क्या करता है कि अपने एक नेता को चुनता है। और क्योंकि उधर से हम लोग देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन व्यवस्था होता है वह बहुत टफ होता है, और बहुत तरह के कर से, बोझ से लदे हुए जो अमीर वर्ग के मुस्लिम होते हैं, वह क्या करते हैं कि अपने एक नेता चुनता है, जिसका नाम हसन गंगू होता है। हसन गंगू यानी जफर खान। तो वही जफर खान जो क्या होता है कि मुस्लिम का एक संगठन मिल करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। और इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका संस्थापक जो होता है वो सारे जो जितना भी मुस्लिम वर्ग के जो लोग होते हैं वो मिल करके जफर खान को नेता चुनते हैं, और वही जफर खान क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसका नाम रहता है जफर खान, हसन गंगू और बहमनी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, तो कभी ऑप्शन में जफर खान दे देगा, कभी हसन गंगू दे देगा। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, इस तीनों को याद रखना है। या कभी पूछ देगा कि हसन गंगू ने किस साम्राज्य की स्थापना की, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। इसने उपाधि जो धारण की वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पास धारण की। तो यह क्या कि बहमनी सम्राट बहमन शाह के ही नाम से इसने क्या की उपाधि करके राज करना स्टार्ट किया। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया। गुलबर्ग देखिए, ये जो ऊपर का जो क्षेत्र था, ऊपर का जो क्षेत्र जहाँ पे क्या करता था कि बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य इस ऊपर के क्षेत्र में ही क्या करता था कि इसकी शासन व्यवस्था हुई। और इसी के आसपास विदर्भ, इसी के आसपास गुलबर्ग था। इसी के आसपास में का जो जगह थी वो गुलबर्ग था। और गुलबर्ग में ही क्या किया कि उसने
अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद बराबर से कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए बराबर जो हम लोग देख रहे हैं, बराबर यहाँ है, इस पोर्शन से लेकर के यहाँ तक इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया, 4 प्रांतों में उन्होंने बांट करके और शासन करना स्टार्ट किया। पहला इसका जो प्रांत था वह गुलबर्ग था, दूसरा दौलताबाद और तीसरा बराबर हो गए, बराबर एवं बीदर। ये 4 प्रांतों में बांट करके उसने शासन व्यवस्था को सुसज्जित करना स्टार्ट किया। उसके बाद उसने हिंदुओं शासकों को भी पद दिया और जागीर उसने हिंदुओं से जजिया कर वो नहीं लिया, क्योंकि उसने शुरू में ही स्टार्ट किया था, बहमनी साम्राज्य की विस्तृत की थी। तो वह चाहता था कि मैं हिंदुओं सभी वर्गों को मिला करके एक साम्राज्य का स्थापना करूं, और इसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रहा। उसने क्या किया कि हिंदुओं को भी जो ऊपर जो कर जो लगा करता था जजिया कर, उसको क्या किया, जजिया कर के बारे में आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं पर लगने वाला धार्मिक कर है, और ज़कात के बारे में भी जानते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर लगने वाला जो धार्मिक कर है। तो उसने क्या किया कि हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, क्योंकि वह और दुश्मन नहीं पाल लेना चाहता था, वह अभी नया शासन सत्ता व्यवस्था में ही आया था। तो इस तरह से क्या किया कि जफर खां जो क्या करता है कि वो अपना जो विस्तार का नीति होता है वह अपना फैलाता है और वो अपने स्वतंत्र सत्ता का स्थापना करता है। अब आते हैं, उसके बाद बनता है मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी। इसकी स्थापना को याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो 1347 से 1358, 1347 से 1358 तक ये जफर खां जो होते हैं वो शासन में रहते हैं। इसको देख लीजिएगा, 1357 कभी ये मिलान में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 तक इसने विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया। आप लोग जान रहे हैं कि 1526 ईस्वी में क्या करता है कि बाबर जब यहाँ पे आता है तो उसने क्या करता है कि गोला बारूद का उत्तर में बहुत ज़्यादा उपयोग करता है, लेकिन यह दक्षिण में यह बहुत उससे पहले ही दक्षिण में गोला बारूद का उपयोग हो चुका होता है, क्योंकि 1358 से क्या करता है कि विजयनगर के युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का उपयोग पहले भी हो चुका होता है। और उस समय विजयनगर का जो राजा होता है वह बुक्का के समय में ही इसका उपयोग हो चुका होता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुहम्मद शाह द्वितीय, या मुहम्मद शाह जो द्वितीय था वह शांति प्रिय। देखिए बार जो ये द्वाब का जो क्षेत्र होता है इसी को लेकर इसको हम लोग रायचूर का द्वाब बोलते हैं। ये रायचूर का जो क्षेत्र होता है, रायचूर का द्वाब जो काफ़ी उपजाऊ होता है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आपस में टकराव क्यों होते रहता था। तो यही रायचूर का जो द्वाब होता है, और द्वाब के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि 2 नदियों से घिरे हुए जो ज़मीन होते हैं उसके बीच का जो ज़मीन होता है उसी को हम लोग द्वाब बोलते हैं। तो इसी रायचूर के द्वाब को लेकर के ही बहमनी और विजयनगर में क्या होता है कि बार युद्ध की कंडीशन आते रहती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि शांति रूप से यह जो मुहम्मद शाह द्वितीय होता है वह शांति रूप से विजयनगर के विरुद्ध युद्ध नहीं करता है, वह शांति प्रिय लोग होता है। वह शांति प्रिय रह करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहता है और एक विजयनगर साम्राज्य से युद्ध नहीं करता है। लेकिन वहाँ पे जो भी राजा आते हैं, जो भी राजा बनते हैं, वह हमेशा चाहते हैं कि विजयनगर से किसी तरह से एक न एक युद्ध लड़ा जाए। अब आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। इसने क्या किया, इसने 3 बार विजयनगर पर आक्रमण किया, 3 बार इसने विजयनगर पर आक्रमण किया। इसकी नीति थी 1397 से 1422 ईस्वी में। इसने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद, एक याद रखिएगा, उत्तर भारत में जो फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की थी तो वो उत्तर की, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दे कि भीमा नदी के तट पर, भीमा नदी जो होता है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है भीमा। आप लोग याद रखिएगा, भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है और तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना की। तो इसको याद रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाएगा कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने की, तो वो क्या किया कि ताजुद्दीन फिरोज शाह ने। इससे क्वेश्चन बन जाता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन करने के लिए आपको बार इसको उलट फेर होते रहता है क्वेश्चन में। अब देखते हैं
शिहाबुद्दीन अहमद शाह। इसके बीच में भी कोई कोई शासन आया जो छोटे छोटे कालों के लिए, जिससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसको मैंने छोड़ दिया है। अब देखा शिहाबुद्दीन अहमद शाह, यह क्या करता है कि 1422 से 1436 से आता है। 1425 में उसने अपनी राजधानी बीदर को बनाया, इसे उसने मुहम्मदाबाद नाम दिया। इसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद शाह आता है और वह क्या करता है कि अपनी राजधानी को चेंज कर देता है, उसको बीदर बनाता है और अपने नाम पर इसको अहमदाबाद या मुहम्मदाबाद का नाम देता है। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह तृतीय, 1463 ईस्वी से 82 ईस्वी तक। इसके समय महमूद गवा, एक महमूद गवा वजीर होता है, वजीर बना, पारसियों से ख्वाजा की तालीम। ये वजीर, ये गवा जो वजीर जो बनता है, यह क्या करता है कि फारसी होता है और यह बहुत चतुर और बहुत बुद्धिमान आदमी होता है। विजय बहमनी साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विस्तृत और सबसे सुदृढ़ बनाने के लिए यही गवा का सबसे बड़ा योगदान होता है। और वह गवा क्या करता है कि बहमनी साम्राज्य को जो 4 भाग में जो राज किया करते थे, उसको वह क्या करता है कि 8 भागों में विभक्त कर देता है और वह धीरे धीरे हर एक राजा के करीब आने लगता है। ये ऑलरेडी पहले से ही राजा के करीब रहता है क्योंकि इसकी कार्यशैली बहुत अच्छी होती है। इसके बाद इसके कार्य से खुश होकर क्या करते हैं कि मोहम्मद शाह तृतीय ने इसे गवा वजीर बना देता है। इसको गवा वजीर, जो उस समय वजीर का जो प्रशासन होता है, वह गवा वजीर बना देता है। देखिए यहाँ पे जो भी गुलबर्ग, दौलताबाद, बराबर एवं बीदर जो रहता है, वहाँ पे सूबेदार और लेटी नियुक्ति करके जो भी शासक होते हैं वह सत्ता करते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह तृतीय जब आते हैं तो वह गवा वजीर बना देता है और उसे ख्वाजा की उपाधि दी जाती है। ख्वाजा की उपाधि जो अद्वितीय तरह के वह कार्य करते हैं। रूसी यात्री, एक चीज याद रखिएगा, रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा इसी समय में की थी। मोहम्मद शाह तृतीय के समय में ही क्या कहते हैं कि रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। तो आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। कलीमुल्लाह, अब देखिए इस तरह से तो शासन होता है, उसके बाद जो इसका अंतिम शासक होता है वो खलीमुल्लाह या कलीमुल्लाह होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो होता है वह 18 शासकों द्वारा वह राज किया जाता है और 175 वर्षों तक वह राज करता है। उसके बाद क्या होता है कि यह जो बहमनी साम्राज्य है वह छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो जाता है और अब विभक्त हो जाता है छोटे छोटे राज्यों में। और वह जो राज्य है जो इस तरह का से है, पहला है बराबर राज होता है। इसका जो संस्थापक होते हैं वो इमाद शाह, और ये इमाद शाही वंश की स्थापना करते हैं। इसको याद रखिए, बराबर का जो संस्थापक होता है वो इमाद शाह होता है और इमाद शाही वंश की स्थापना करता है। उसके बाद आता है बीजापुर, या 5 भागों में यह विभक्त हो जाता है विजयनगर। उसके बाद आता है यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर की जो स्थापना है वो यूसुफ आदिल शाह करते हैं और आदिल शाही वंश की स्थापना करते हैं। इसको याद रखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आप लोग को। अहमदनगर को मलिक अहमद, और इसको क्या करता है कि यह नाम देता है निजाम शाही इसको नाम देता है। उसके बाद गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह, और यह कुतुब शाही वंश की स्थापना करता है। फिर बीदर आता है अमीर अली बरीद और बरीद शाही वंश। ये जो पांचों जो साम्राज्य बनते हैं, ये तो पांचों साम्राज्य अपनी अपनी अलग अलग बना लेते हैं, लेकिन ये आपस में बार बार लड़ते रहते हैं। लेकिन आपस में बार बार लड़ने के बावजूद भी इनका मेन जो शत्रु होता है वह विजयनगर ही होता है। तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ये 5 राज्य आपस में संघर्ष होता रहता है, परंतु इनका मुख्य शत्रु विजयनगर था। अब देखिए, ये अपने में जो लड़ता है बराबर में होता है। 1575 में अहमदनगर ने जीते। ये बराबर जो क्या करता है, बराबर इसके अहमदनगर के ऊपर अटैक कर देता है। 1574 ईस्वी में अहमदनगर को ये जीत लेता है। उसके बाद आता है बीदर क्या करता है कि 1619 में बीजापुर को जीत लेता है। बीदर जो होता है, बीदर के राजा अमीर अली बरीद क्या करता है कि बीजापुर को जीत लेता है। उसके बाद फिर अहमदनगर अकबर एवं शाहजहां ने जीत लेता है। अब देखिए, ये लोग आपस में जब एकत्रित थे, एक संगठित था, तो कोई भी मुगल वंश या कोई भी शासक वहाँ पे कदम नहीं रख पाया। लेकिन क्या करता है कि यह साम्राज्य क्या करता है कि मुगल वंश को हमेशा खटकते रहता है, क्योंकि इसको जीतने का सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह क्या करता है कि हमेशा खटकते रहता है और यह जीत नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही यह 5 टर्न में डिवाइड होता है, इसको क्या करता है कि अहमदनगर को अकबर एवं शाहजहां ने जीत लेता है। फिर बीजापुर का जो बचा हुआ रहता है उसको गोलकुंडा औरंगजेब ने जीत लिया, बीजापुर और गोलकुंडा को।
क्या करता है कि औरंगजेब जीत करके इसको मुगल वंश में बना देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विजयनगर का किस किस तरह से स्थापना हुई। अब देखिए मैप में हम लोग देखते हैं बराबर जो होता है वो ऊपर का पार्ट होता है, उसके बाद क्या होता है कि विजयनगर होता है, उसके बाद विजयनगर होता है, उसके बाद अहमदनगर होता है, उसके बाद गोलकुंडा। ये सब जो शासन व्यवस्था होता है इसको सारा क्या करता है कि बाद में मुगल वंश जीत करके और उसको अपने में मिला लेता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का जो होता है कि किस तरीक़ा से अंत हो जाता है बहमनी साम्राज्य का। और आगे का जो वीडियो जो अपना आएगा वह जो वीडियो जो रहेगा आपको हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मराठा साम्राज्य किस तरह से विस्तृत होता है मध्यकालीन भारत में। और हम लोग इसके बारे में तो अभी देख लिए, जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसमें जो मैंने बताया है उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को छांटा है और मैं देखा है ऐसा हमेशा कि इसी जगह से क्वेश्चन बनते हैं और दूसरे जगह से कहीं क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्योंकि इसमें कुछ छोटा छोटा सरकार भी है, छोटा छोटा साम्राज्य भी है, उससे क्वेश्चन कभी नहीं बना है न बनेगा। तो इसीलिए आप लोग इसको क्या कीजिए कि थोड़ा में ध्यान में रखिए, इसको रेगुलर प्रिपरेशन कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग क्वालिफाई कीजिए, आप अच्छे पोस्ट पर जाइए, अच्छे अधिकारी बनिए। और इतना कह करके मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ। फिर आगे का जो होगा वो मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।